नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बड़ा बयान देकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। अनिल बलूनी का कहना है कि हर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने का इच्छुक है, लेकिन हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। शुक्रवार को मीडिया पाठशाला कार्यक्रम में अनिल बलूनी प्रदेश भाजपा की मीडिया टीम को आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार की टिप्स देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द एक दो लोगों को छोड़कर हर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने का इच्छुक है। आपको बता दें कि अनिल बलूनी दिल्ली में कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए उनका ये बयान फिर से मुसीबत साबित करने वाला है, मुसीबत खड़ी कर देने वाला है। तो अनिल बलूनी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, लेकिन हाउसफुल का अब बोर्ड लगाना पड़ रहा है। चुनाव से पहले अनिल बलूनी का ये जो बयान है वो हलचल मचा देने वाला है और एक बार फिर से कांग्रेस के लिए मुसीबत। चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले। हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नज़दीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। देखिए, चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है, ये अनिल बलूनी ने कहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कई नेता इच्छुक हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को लेकर, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हाउस फुल हो गया है, तो हर कांग्रेसी बीजेपी आने का इच्छुक है, ये अनिल बलूनी ने कहा है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही हैं अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, या फिर यूं कहें कि हर कोई यही चाह रहा है कि सत्ता में बने रहें। लेकिन जिस तरीके से दूसरी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं, उसके बाद से ही अब अनिल बलूनी का एक ताजा बयान जो सामने आया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए हलचल मचा कर रखा है। सुदीप जैन हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदीप जैन, जिस तरीके से अनिल बलूनी ने ये कहा है कि ज्यादातर कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आने के इच्छुक हैं, लेकिन अब हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और कांग्रेस पार्टी पर इस बयान का क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं अनिल बलूनी और राज्यसभा सांसद हैं। उत्तराखंड से वो आते हैं और उत्तराखंड की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। बीते दिनों में हमने देखा जो कांग्रेस पार्टी में जो छोड़ के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, उनकी ज्वाइनिंग में जो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, उनका महत्वपूर्ण रोल रहा और उन्होंने ज्वाइनिंग कराई। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि अन्य कुछ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो आज जो मीडिया वर्कशॉप हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सभी मीडिया पैनलिस्ट की, इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव की तैयारी का भाजपा का आकलन आप इसी बात से लगाइए कि कई भाजपा में आने को आतुर है कांग्रेस नेता, और वो दिन दूर नहीं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाने जैसी स्थिति आ जाए कि पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता इतने अधिक हो जाएंगे तो कांग्रेस या दूसरे दलों से कैसे आएंगे। हालांकि अनिल बलूनी यहाँ भी हरीश रावत को घेरने से नहीं चूके। अनिल बलूनी ने दो टूक कह दिया कि हरीश रावत व उनके करीबी एक आध को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आना चाहता। तो इस बयान के कई मायने हैं। अनिल बलूनी ने एक बयान से कई निशाने साधे हैं। एक तो उन्होंने भविष्य की राजनीति की ओर जा रही इस ओर संकेत दिया। दूसरा, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है यह संकेत दिया। तीसरा, कांग्रेस को आज एक उन्होंने बड़ा मुद्दा दे दिया। अब उनके इस बयान के सापेक्ष प्रत्युत्तर के रूप में, रिएक्शन के रूप में कांग्रेस क्या कहेगी, यह महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी।
लेकिन ये तो अनिल बलूनी ने कहा ना कि ज्यादातर कांग्रेसी के जो नेता है वो इच्छुक है बीजेपी में आने के लिए, लेकिन आखिर असली में हवा किस ओर चल रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार आप भी जा रहे होंगे, ग्राउंड जीरो पर बातचीत कर रहे होंगे, आपको हवा किस ओर नजर आ रही है? क्या फैक्टर होंगे इस बार जनता के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी जो एक उनके लिए निगेटिव पॉइंट है, जो जनता कहती है कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में 3 सीएम दिए हैं। हालांकि चुनाव प्रबंधन, डोर टू डोर मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बना रही है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और 2 सह प्रभारियों को वो चुनाव में लेकर आई है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है। अक्टूबर मध्य में अमित शाह, नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और दिसंबर मध्य के बाद आचार संहिता लगनी है, तो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लेती है। रविवार से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो महिला मोर्चे की, वो भी उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हो रही है। वो कोई भी बिंदु भारतीय जनता पार्टी नहीं कमजोर छोड़ना चाहती किसी भी नजरिए से, ताकि वो चुनाव में कमजोर पड़े। बीते दिनों जेपी नड्डा आए और वो साफ तौर पर नाराजगी व्यक्त करके गए कि नेता रात्रि प्रवास नहीं करते और अब हर खुद मैं आऊंगा उत्तराखंड। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती इस बात की भी है कि वो सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को वो कैसे काटे, एंटी इनकम्बेंसी न बनने पाए, अपने कार्यों को वो कैसे आगे पेश करे, इस पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है। बिल्कुल चुनौती है और फोकस भी है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के चलते देहरादून में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में दीप प्रज्वलित किया है। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है पार्टी का पक्ष सही तरह से जनता के बीच में लाने के लिए। इसी को देखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल मीडिया के प्रभारियों का प्रशिक्षित किया जा रहा है। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। चुनाव का मैंने कहा था एक रोड मैप का हिस्सा है। इसमें हमने सोशल मीडिया और आईटी की कार्यशाला पिछले दिनों की थी। अब पूरी मीडिया की कार्यशाला है हमारी। और परसों यानी 26-27 में यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा है। 29 में राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल सभी शक्ति केंद्रों पर जुड़ेंगे। इसी प्रकार से जो अन्य हमारे कार्यक्रम हैं वो इस महीने के रहेंगे। और कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से नीचे तक उसमें काम करने वाला। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होंगे। उपनल कर्मियों को मिल सकती है सौगात। सरकार का रोजगार पर विशेष फोकस है। सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद सुबोध उनियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जानकारी देंगे कि आखिर इस मीटिंग में किन किन चीजों को लेकर बातचीत हुई है, किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले क्योंकि लिए जाएंगे, तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा बाकायदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो कितनी ज्यादा अहम है और इसमें किन चीजों को लेकर बात किया गया है। उत्तराखंड में ऐसे कई सारे कार्य हैं जो अभी पेंडिंग है। सरकार का लक्ष्य है कि इन सारे काम को पूरा कर दिया जाए। हालांकि समय कम है और चुनौती ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाने की कोशिश है। कैबिनेट की जो मीटिंग है वो लगातार जारी है। कैबिनेट की मीटिंग में आखिर किन चीजों को लेकर बातचीत हुई है, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप नेगी, कैबिनेट की मीटिंग लगातार जारी है और इस मीटिंग में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। सबसे पहले तो जानकारी दें कि मीटिंग आखिर अब कब तक चलेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी?
अभी जो है आपसे अगर मैं बात करूँ तो रोजगार को लेकर संदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो संदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग जारी है। कैबिनेट की मीटिंग में कई सारे फैसले लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा इस चीज की जानकारी दी जाएगी कि आखिर किन चीजों को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे काम हैं, कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो अभी पेंडिंग है। सुबोध उनियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस मीटिंग के बाद और फिर वो जानकारी देंगे कि आखिर कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ किया गया है। कई विभाग ऐसे हैं जिनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैसले अभी लेने हैं। देहरादून में उपनल कर्मियों को सौगात मिल सकती है। सरकार का रोजगार पर विशेष फोकस है। ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है। संदीप नेगी एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट मीटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और सुबोध उनियाल क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इसको लेकर भी क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जी बिल्कुल, देखिए सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। तकरीबन आधे घंटे का समय इस बैठक को हो चुका है और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल है वो इस कैबिनेट की पूरी ब्रीफ करेंगे। मीडिया के सामने सभी पक्षों को रखेंगे कि आखिरकार इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए हैं और किन मुद्दों पर सहमति बनी है। तो आपको बता दूं कि अगर चूंकि तकरीबन 1 घंटे तक इस बैठक को चलना है और इसके बाद ही कुछ ही देर बाद सुबोध उनियाल पूरी कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात इसमें खासकर रोजगार को लेकर रहने वाली, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम जो 22,000 जो युवा हैं उनको रोजगार देंगे, तो इसी को लेकर लगातार जो कवायद है वो भी जारी है। तो आज कहीं ना कहीं तमाम इन फैसलों पर भी मुहर लग सकती है कि आखिरकार किस विभाग से लेकर और किस तरह से सरकार इनको रोजगार देगी। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक खाका है वो जो तैयार हो सकता है और प्रस्ताव है वो कैबिनेट में पारित हो सकता है। दूसरी बात मैं अगर करूं तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों कई घोषणाएं करी है, शिलान्यास किया है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं अमली जामा आज जरूर पहनाया जा सकता है। कुछ ही देर बाद जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल वो इस बारे में मीडिया को ब्रीफ करेंगे। आपको बता दूं कि तकरीबन 2 से 3 महीने का मात्र समय रह चुका है, चूंकि उसके बाद चुनाव होने हैं। तो इसके लिए सरकार लगातार जो जनता के पास जुड़ने के लिए लगातार ऐसे फैसले ले रही है कि जिससे कि अपना वोट बैंक तो मजबूत अच्छा हो ही और बल्कि जनता के से जुड़े हुए विकास कार्य भी हों। तो जो पुरानी योजनाएं पड़ी हैं, पेंडिंग पड़ी हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अहम फैसला हो सकता है। और दूसरी बात मैं कहूं तो उपनल कर्मचारी जिस तरह से लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन वो कर रहे थे, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। तो आज उपनल कर्मियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला ले सकते हैं वो, लेकिन इन सब के बीच महंगाई को लेकर भी कोई फैसला लिया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए महंगाई को लेकर तमाम रूप से जो आंदोलन है प्रदेश में वो लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगभग सरकार को घेरने के लिए हर मोर्चे पर लगातार प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे, ऐसी चीजें भी जरूर आ सकती हैं कि महंगाई को लेकर सरकार कुछ कम करे। जो बढ़ती हुई कीमतें हैं लगातार कुछ जो खाद्यान्न सामग्री है या फिर जो गैस सिलेंडर है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक विशेष वार्ता जरूर हो सकती है। तो इसके लिए भी लगातार कुछ ही देर का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मामले को जो शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल है वो पूरी तरह से ब्रीफ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है वो है बेरोजगारी का और इसके साथ जो पुराने जो शिलान्यास कार्यक्रम हुए हैं उनको किस तरह से, उनका जो बजट है वो किस तरह से पास किया जाए, कितना बजट पास किया जाए और समय सीमा उसकी निश्चित की जाए कि आखिरकार ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम शिक्षा विभाग से लेकर अभी मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी घोषणाएं करी हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनको लेकर कि अगर मैं बात करूं तो पर्यटन को लेकर भी कहीं ना कहीं एक विशेष वार्तालाप यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं वो भी मौजूद हैं। 13 डेस्टिनेशन की बात यहाँ पर जरूर की गई थी, उसके लिए भी पैसा है वो जारी होना है। इसके अलावा जो तमाम ऐसे जो प्रदर्शन है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है, क्योंकि आंगनबाड़ी है, आशा कार्यकर्ता ही है, बीपीएड वाले हैं, योग प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, इनके हक में भी कहीं ना कहीं सरकार जरूर कुछ न कुछ फैसला ले सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो दिल्ली में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान डॉक्टर रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री को मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के शुभ आरंभ के लिए आमंत्रित किया है, जिस पर अमित शाह ने अक्टूबर में आने पर सहमति दी है। भेंट के दौरान डॉक्टर रावत ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य में सहकारिता के उन्नयन और आपदा प्रबंधन के साथ पुनर्वास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की है। तो उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान में
आमंत्रित किया गया है अमित शाह को कि आए देहरादून और साथ ही वो मुलाकात भी करें तमाम लोगों से, जिसको लेकर अब सहमति बनी है। लेकिन अक्टूबर में अमित शाह जाएंगे देहरादून। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पेयजल विभाग की समीक्षा की है। जल संरक्षण के लिए व्यापक जन जागरूकता पर ध्यान देने को कहा है। पारंपरिक धारे नोले के पुनर्जीविकीकरण की योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। 15 नवंबर तक पूरा किया जाए पेयजल योजनाओं का टेंडर। जलापूर्ति व्यवस्था को युवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाए। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए तो कहते ही हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी तमाम निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जल को लेकर, जल आपूर्ति को लेकर पेयजल विभाग को तमाम दिशा निर्देश दिया गया है। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने गुरुवार रात हरियाणा के गुरुग्राम कैंट इलाके में छापेमारी की। कार्रवाई पर आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। तो वहीं इस कार्रवाई में देहरादून के प्रकाश नगर कैंट स्थित एक मकान से आईपीएल ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले सरगना आशीष आहूजा को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से एक अन्य आरोपी ऋषु जायसवाल फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड एसटीएफ के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद लगातार अब पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि इसमें कौन कौन जुड़ा था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कार्रवाई में मौके से टीम ने आईपीएल सट्टे में लगाई 5,62,000 की नकदी के अलावा 5 मोबाइल फोन, एलसीडी टेप और फिर इंटरनेट मॉडेम, एक रजिस्टर जिसमें लाखों का हिसाब किताब था। और साथ ही एसटीएफ टीम ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह के नेटवर्क भी ढूंढ रही है, खंगालने में जुटी है। उत्तराखंड एसटीएफ के मुताबिक देहरादून में युवाओं को मोटे मुनाफे का प्रलोभन देकर कुछ संगठित लोग द्वारा ऑनलाइन सट्टा चलाए जाने की शिकायतें भी मिल रही थीं। इसी क्रम में जब नेटवर्क की छानबीन करते हुए पता चला कि rocket111.com के माध्यम से गुरुग्राम से ये आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था। इसी जांच पड़ताल के आधार पर देर रात आईपीएल मैच के दौरान एसटीएफ टीम ने गुरुग्राम के प्रकाश नगर कैंट क्षेत्र में एक मकान में छापेमारी कर रैकेट के सरगना आशीष आहूजा को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देहरादून सहित अन्य जिलों में नौजवानों को आसानी से ज्यादा रुपए कमाने के लालच में संगठित गिरोह द्वारा सट्टा चलाने की शिकायत मिली थी। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी द्वारा पुलिस मुख्यालय में बैठक कर अधिकारियों को आईपीएल ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले रैकेट के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और फिर इस सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है कि आखिर ये कमाई कैसे करते थे और भारी संख्या में जो सामान है उसे बरामद किया गया है इनके ठिकाने से। और हमारे साथ एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जुड़ गए हैं खुद ही ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत स्वागत है अजय सिंह जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। सर, सीधा सवाल मेरा यही होगा आपसे कि कैसे आप लोगों ने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या कुछ आपको बरामद हुआ है, कैसे पता चला? देखिए, ये ऑनलाइन जो सट्टा होता है, ये खासकर जो हमारे आईपीएल मैचेस होते हैं इसमें काफी इसको प्रचलन है इसका। और बेसिकली जो हमारा फोकस है खासकर एसटीएफ का, वो ऑर्गेनाइज जो इस तरह के नेटवर्क चलते हैं, खासकर ऑनलाइन सट्टा हो या ऑनलाइन नशे का हो, इस पर फोकस रहता है। ये काफी सारे इनपुट भी आ रहे थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि इस तरह जो लालच देकर आजकल इतने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर ये प्रवोक करके कि सट्टा खेलने पर ऐसे ग्रुप बना रखे हैं जिसमें ज्यादा लालच देते हैं कि आप अगर 1 लाख लगाएंगे तो आपको 5 लाख मिलेगा, जीतने की संभावना है। और ऐसे बहुत सारे नौजवानों को यहाँ पर देखा हमने उत्तराखंड खासकर देहरादून में ऐसे प्रलोभन देकर इनको सट्टे के लिए प्रेरित किया गया। और ये बच्चे बाद में अपनी जो जमा पूंजी होती है परिवार की या उधार लेकर करने के बाद, उसको हारने के बाद में तनाव में आने के बाद वो ड्रग्स की तरफ भी कुछ बच्चे चले गए। और इसकी हमने एक स्टडी करी कि क्यों इतना ज्यादा प्रचलन हो रहा खासकर इस सट्टे को लेकर। तो इसमें निर्देश के क्रम में फिर एक तरह से ऑर्गेनाइज जो सट्टा चल रहा था इस पर ऑनलाइन, इसमें जो गुरुग्राम से ऑपरेट हो रहा था, हमारे ऋषिकेश में भी था और देहरादून में भी था। तो इसमें कार्रवाई की गई, जो लोग इसमें शामिल थे डायरेक्टली, तो 10.5 लाख रुपए कैश और काफी सारे मोबाइल फोन
और बहुत ऐसी डिटेल मिली है कि पूरे ऑल ओवर जो नेटवर्क इनका फैला हुआ है, जो ऐसे बच्चों को इसमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ते हैं और उसके बाद इस सट्टे पे पैसे लगवाते हैं, तो उसके लिए भी इस पे काम किया जा रहा है और भविष्य में भी देखते हैं इसमें इस तरह के जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बहुत बधाई अजय सिंह जी, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लगातार ये काम चल रहा था अब ये नहीं होगा, क्योंकि बड़ी कार्रवाई क्योंकि की गई है तो इससे सबक सीखने को मिलेगा लोगों को। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ऋषिकेश में भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात आईपीएल मैच में सट्टा खिलवा रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों से मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत 4,62,000 सट्टे की नकदी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान दोनों अभियुक्त अपने फोन में ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे थे। तो ऋषिकेश में भी यह कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश में भी सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और आईपीएल में सट्टा लगाने वालों के बारे में जानकारी मिली। एसटीएफ ने 2 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया है। अब उनसे पूछताछ भी जारी है कि आखिर कौन कौन इनके साथ जुड़ा था। कुछ चीजें भी बरामद की गई है मौके से। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में बारिश जारी है। बारिश के साथ ही धाम की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। धाम में लगातार हो रही बारिश के कारण यहां चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। धाम की चोटियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी और बारिश के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है। ठंड और बर्फबारी के बीच यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी तक 3,642 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार का मंदिर श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। बारिश में भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में जुट रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा है कि धाम में यात्रियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं ऋषिकेश विधानसभा में जर्मन सरकार के क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के एफडब्ल्यू के अंतर्गत पहले चरण में 462 करोड़ की सीवर लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही इसमें पंपिंग स्टेशन के साथ साथ एसटीपी प्लांट के निर्माण का भी काम होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के रूप में ये विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात है। तो वहीं जल्द ही इस योजना का लाभ ऋषिकेश की शहरी एवं ग्रामीण जनता को मिलेगी। आपको बता दें कि योजना के बनने के बाद सीवर की समस्या का पूरी तरह से निदान हो जाएगा। इसी के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को योजना से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। तो विधानसभा में सीवर योजना का विस्तार होगा। ऋषिकेश से ये जानकारी मिल रही है। इतना ही नहीं, करोड़ों की लागत से सीवर लाइन बिछेगी, जिसके बाद और भी ज्यादा व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हो जाएंगी। पंपिंग स्टेशन, एसटीपी प्लांट का निर्माण होगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो भी समस्या ऋषिकेश में वहां के लोग देख रहे थे, उन सारी समस्याओं का निस्तारण भी हो जाएगा। जो शहर और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को मिला के सीवरेज योजना बहुत पहले से प्रस्तावित थी और अनेकों बार इसके बारे में मैं अधिकारियों से बातचीत भी कर चुका हूँ और लगातार इनका अनुश्रवण करने के बाद आज मुझे खुशी है इस बात की कि KFW के अंतर्गत ये ऋषिकेश नगर की और ग्रामीण क्षेत्र की जो ये सीवरेज योजना है, इसकी लागत आज की तारीख में 462 करोड़ और 93 लाख रुपया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 180 किलोमीटर है। खबर रुड़की से, जहां अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने छापा मारा है। कई मेडिकल स्टोर्स को मानवेंद्र ने नोटिस थमा दिया है। माधोपुर के सुपर मेडिकल को ड्रग इंस्पेक्टर ने सील कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सील पड़ी फैक्ट्रियों का भी जायजा लिया गया है। तो अवैध तरीके से जो मेडिसिन बेची जा रहे थे, वहां पर उन मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया है और उनको नोटिस दे दिया गया है।
और चलिए फिलहाल देवभूमि में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।